देश की शीर्ष राजनीति देखी है, बहुत करीब से देखी है। ये जो चलन चल रहा है पिछले दिनों से लगातार, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, क्या राजनीतिक दल इससे डरते हैं, खौफ पैदा होता है? जनमानस में इसके क्या संदेश आते हैं? और अब क्या ये अंतिम हथियार बचा है सत्ता पक्ष के पास इस तरह डराने का? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो निश्चित तौर पर यह है कि जो विपक्ष है उसको क्रिपल किया जाए, उसके आर्थिक संसाधनों पर, उसके ऐसे लोगों पर जो उसको मजबूती देते हैं, उनको इसके निशाने में लिया जाए तो वो डर जाएंगे। डरते हैं लोग, ऐसा आपने बिल्कुल ओपनिंग में सही कहा था। अभी जो महाराष्ट्र में बहुत बड़बोले नेता शिवसेना के थे, जब से वो बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद जो उनका एक बयान आया वो गोलमोल बयान था। उसमें ये था कि मैं गृह मंत्री जी से मिलूंगा, प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, और किसी ने कोई गलती नहीं की है, एजेंसियां हैं अपना काम कर रही हैं, इस तरह का बयान था। जबकि वो ऐसे नेता हैं कि जिनके बयान आप कह सकते हैं कि शिवसेना शैली के हुआ करते थे, बहुत कड़क, बड़े रूठे हुए से, हमेशा एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला अप्रोच उनका रहता था। लेकिन वो जब से बाहर आए हैं, उनकी जबान भीतर है और वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो माना जाता है कि इन सब चीज़ों से असर होता है। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में संजय सेठ पे आपकी स्टोरीज भी आ रही हैं। संजय सेठ पे छापे वापे पड़े थे, फटाक से वो बीजेपी हो गए, तब से तो उनका मामला फिर सीधा हो गया। तो ये दो चीज़ें हो रही हैं। एक कि विपक्ष को किसी तरह से आर्थिक मदद कर सकने वाले सारे स्रोतों पर एजेंसीज के छापे डालकर उनको क्रिपल कर दिया जाए। इसका असर हमने अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में देखा। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा टेराइन है जहां आप अगर कार से या वैसे प्रचार करते हैं तो सब जगह आप पहुंच ही नहीं सकते, जबकि बहुत छोटा सा राज्य है, बहुत कम आबादी है और कुल 40 लाख मतदाता करीब होंगे जिन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ 15-16 हेलीकॉप्टर थे, 2 चार्टर्ड थे रेगुलर, और केंद्र की सरकार के विमान और राज्य की सरकार के विमान भी थे। तो दूसरी ओर जो उनके विपक्ष में लोग थे, आम आदमी पार्टी से तो कोई नहीं था। एक आध बार वो चीफ मिनिस्टर आए थे मान, तो उनके पास जरूर था। और इधर जो है कांग्रेस के पास भी 2-3 ही नजर आए। तो ये तुलनात्मक जो गैप है, ये बहुत चीज़ों को फर्क ला देता है चुनाव वगैरह में। फिर आप देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो विपक्ष के लोगों के यहाँ छापे पड़ने लगते हैं, कैश वैश उनका पकड़ा जाने लगता है। ये तो हम आप सभी जानते हैं कि जितना चुनाव आयोग द्वारा घोषित रकम है लोकसभा या विधानसभा लड़ने की, उतने में तो कोई चुनाव हो नहीं सकता। जाहिर है कि उतने से ज़्यादा में ही हर चुनाव होता है। तो अब अगर बीजेपी अपनी एजेंसीज के जरिए विपक्ष के पास जो खर्च करने को है उस पर इस तरह के प्रतिबंध लगवाने में सफल रहेगी और अपना वो मनमाना खर्च कर सकेगी, जैसा कि वो करती है या कर सकती है, तो बॉन्ड बना के भी 95% तक पैसा वो खुद ले लेते हैं। जो उन्होंने एक नई स्कीम चलाई है, तो कॉरपोरेट्स वगैरह से जो ऑफिशियल पैसा आता है उसका भी 90%, 85%, 95% ये फिगर्स आती है एडीआर की, ये सब उन्हीं के पास चला जाता है। बाकी सारा विपक्ष, सारा राज्यों की विपक्ष और केंद्र के भी, वो सब 5-10% में अपने सर्वाइव कर रहे हैं। ये जो गैप कर दिया है बीजेपी ने दूसरे दलों को, और इसमें एजेंसियों का जो प्रयोग है, ये बिल्कुल असंतुलन कर रहा है। इसमें बिल्कुल लोकतांत्रिकता नहीं बची है। चुनाव बिल्कुल बेमानी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। साधनों के अभाव में विपक्ष जो है वैसे ही दम तोड़ देगा, ये उनकी कोशिश है। एक तो दूसरे क्या होता है कि बहुत सारे राजनेता जो बोलते रहते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र वालों का नाम लिया हमने, बंगाल में ममता बनर्जी की भाषा में आप कई बार दोनों तरह की बात पाते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनेताओं को आप देख ही रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो पता नहीं किसकी राजनीति कर रहे हैं, वो पता नहीं किसकी, तो बीजेपी के ही पक्ष में जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष नाम की चीज कभी सड़क पे उतरेगी, किसी सवाल को खड़ा करेगी, कभी बदलाव लाएगी, ऐसा कुछ नजर ही नहीं आता। क्योंकि सबके यहाँ एजेंसीज के छापे पड़ चुके हैं या एजेंसीज द्वारा बुलाए जा चुके हैं। सबके पास थोड़ा बहुत मालमत्ता ही है और ज्यादा भी है। जो नव उदारीकरण देश में आया था उसके बाद से अभी किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। खुद मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह साहब का बयान है कि हम जब राज्य से अलग हुए थे उत्तर प्रदेश से, तो हमारे पास सुनने में आता था कि 20% कमीशन है। हम सोचते थे कि उत्तराखंड में 0 होगा, लेकिन उत्तराखंड में तो 20% से ऊपर शुरू हुआ है। वो कहना चाह रहे थे कि 40-50% तक हो गया है। ये मुख्यमंत्री कह रहे थे।
और कर्नाटक की इनकी सरकार के बारे में इनके पक्ष में ट्विटर वगैरह पर प्रचार करने वाले कई कारपोरेट अकाउंट्स का कहना है कि इस समय कर्नाटक में जितना भ्रष्टाचार है ऐसा कभी इतिहास में नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी ये बात कही जाती है। अभी पीलीभीत से एक सड़क के बारे में एक वीडियो चल ही रहा है पिछले 4-5 दिन से, 1 हफ्ते से, कि सड़क अभी बनी है, पता नहीं 183 करोड़ की है, 283 करोड़ की, और एक सरदार जी हैं वो बैठ के हाथ से सड़क को, भी उद्घाटन भी नहीं हुई है, हाथ से उसकी पपड़ियां निकाल दे रहे हैं। इस तरह की सड़क बनी है। तो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये सब उत्तर प्रदेश में काम करने वाले हर पत्रकार से बातचीत में ये पता चलता है कि जो भी उनका सार्वजनिक संपर्क है, वो संपर्क उनको बताता है कि भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। तो भ्रष्टाचार उन राज्यों में भी और देश में सार्वजनिक सारे देश के तौर पर सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हम ये भी जानते हैं कि नोटबंदी की गई थी कि नोटों की संख्या कम होगी, वो दुगने के आसपास पहुंच गई है। हम ये भी जानते हैं व्यापार घाटा देश का अनवरत बढ़ रहा है। हम ये भी जानते हैं कि जो डिस्पैरिटी है 1% में और देश के बाकी लोगों में, वो भी अनंत बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई की हालत हमारे सामने ही है। काले धन का कहीं अता पता नहीं है। पता नहीं एजेंसियां किसको पकड़ रही हैं। ये सब जो इसका काम ईडी का जो था, इसी काले धन को लाना पकड़ना था, वो कहाँ है? वो विपक्षी राजनेताओं को ईडी के केस में फंसा के और उनको क्रिपल करना, ये तो उसका काम नहीं था। नशे को पकड़ने वाली जो एजेंसियां हैं, वो जब टनों नशा मिल रहा है एक पोर्ट पर, जो प्राइवेट पोर्ट है इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति के यहाँ, तो वो खबर भी गायब हो जाती है, वो नशा भी गायब हो जाता है, नशे का सामान भी गायब हो जाता है। और दूसरी ओर किसी के यहाँ 10 ग्राम 5 ग्राम पर्सनल कंजम्पशन का मिलता है, तो उस पर महीनों तो टेलीविजन उस पर चिल्लाता है, और महीनों उसकी कथित जांच होती रहती है। और देश की सबसे बड़ी जो प्राइम एजेंसी है, जिसका काम नशे के व्यापार को देशव्यापी स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देश में आने वाले को रोकना या यहाँ से जाने वाले को रोकना है, वो 10 ग्राम वाले नशे में किसी नामी आदमी को पकड़ के घुमाती रहती है। तो कुल मिला के बड़ा एक विद्रूप सा है हमारे देश में, और इधर लगातार इसमें बढ़त हो रही है। ये लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल इसमें कोई जो हमारे दूसरे प्रवक्ताओं ने सही कहा, आपके मेहमानों ने, कि लोकतंत्र के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। अगर आप इस तरह की शीतल सर, मोरबी में, गुजरात के मोरबी में जो घटना हुआ है, आज तक उस कंपनी के मालिक के विरुद्ध एफआईआर नहीं हो पाई। तो सवाल उठता है कि आप कभी न उसे किसी ने पकड़ा। तो ये जो खुला स्तर पर एक और हम पा रहे हैं कि आप विपक्ष के छोटे छोटे नेताओं को, बीच वाले नेताओं को बीन बीन के परेशान कर दे रहे हैं। और उन राज्यों में खासकर जिनसे आपको चुनौती मिलने वाली है, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है और आपका कर्नाटक है, यहाँ आप विपक्ष को बीन बीन के पकड़ रहे हैं कि सबको फंसा दें, सबको ऐसी स्थिति में कर दें कि वो साथ छोड़ दें, या कहीं कोई गठजोड़ हो रहा हो तो वो कमजोर कर दिया जाए। जैसा ऋषि बता रहे थे कि वो बल्कि उल्टा मजबूत हुआ है। बंगाल में आपने बिल्कुल एम्फेसिस चला रखी है, एक गवर्नर छोड़ रखा था आपने जिनको इसका इनाम दिया गया है और उपराष्ट्रपति देश में बनाया गया है। ये सारी चीजें मिला जुला के एक ऐसा दृश्य उपस्थित करती हैं जो किसी भी तरह से उसको तर्क नहीं दिया जा सकता कि वो लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। सच्चाई यही है कि वो लोकतंत्र का नाश कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है। और जो हमारी पूर्ववर्ती परंपरा रही, आखिर भारत ने आज़ादी के बाद हम 2 देशों में बंट गए। पाकिस्तान में हमने देखा क्या हुआ, बार बार सैनिक तानाशाही आई और एक बुरे देश में उन्होंने अपने आप को बदल डाला। हमारे देश में लोकतंत्र रहा और इतना बड़ी आबादी होने के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर शुमार किए जाते रहे, इज्जत पाते रहे। लेकिन अब जो हम कुछ कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें आप सारे जितने भी सूचकांक दुनिया के स्तर पर हैं, चाहे वो प्रेस की आज़ादी का सूचकांक हो, मानवीय आज़ादी का सूचकांक हो, लोगों पर ऐसे काले कानून बनाकर उनको जेलों में निरुद्ध करने के मामले के सूचकांक हो, मानवाधिकार का सूचकांक हो, सब में हमको वो कालिख मिल रही है। और यहाँ से सरकार की ओर से बेशर्म जवाब होता है कि ये ढंग से नहीं बनाए गए हैं सूचकांक। अरे भाई, ये सूचकांक आज से तो बन नहीं रहे कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ये एजेंसियां बनी और इन्होंने ऐसे निर्णय लेना शुरू किया। ये तो जमाने से अपना काम कर रहे हैं। आज ही आपको क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए कि आज आप बुरा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज आप बुरा कर रहे हैं और आप पकड़े जा रहे हैं, तो अपने कंधा झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंसियों पर
या ऐसे अखबारों पर जिसमें आपकी आलोचना छप रही है, उनके कोई मुद्दे उछालना या उनको किसी को विदेशी कहना, किसी को कोई ईसाई इंटरेस्ट कह देना, किसी को मुस्लिम इंटरेस्ट से कह देना, किसी को कारपोरेट इंटरेस्ट से जोड़ देना, ये सब जो बातें हो रही हैं प्रतिक्रिया में, ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र को हम बहुत नुकसान करते चले जा रहे हैं। ये बहुत बुरी स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए।